નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે સમાસ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો। આજે પણ આપણે સમાસ વિશે અભ્યાસ કરીશું। સમાસ જે છે એની અંદર આપણે ગયા વખતે સમાસનો જે પ્રથમ પ્રકાર હતો એ દ્વંદ્વ સમાસ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। એ દ્વંદ્વ સમાસની અંદર પાછા એના ત્રણ પેટા પ્રકાર પણ આપણે જોયા હતા। એક છે ઇતરેતર દ્વંદ્વ, પછી સમાહાર દ્વંદ્વ અને છે વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ। આ ત્રણ દ્વંદ્વ સમાસના જે પેટા પ્રકાર જે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। ફરી પાછું આપણે સમાસ એટલે શું એ સમજી લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે આગળના પ્રકાર વિશે ચર્ચા કરીશું। સૌથી પહેલા તો સમાસ એટલે શું? तो समास એટલે संक्षिप्त या संक्षेप करने की रचना है। दो या तीन शब्द जो मिलकर एक सार्थक शब्द को देते हैं और उसके कारण जो है वह संक्षिप्त रूप हमें मिलता है, उसे हम समास कहते हैं। दो या तीन सार्थक शब्द आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया शब्द देते हैं, उसे हम समास कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लेते हैं फिर से। दो या तीन शब्द आपस में जुड़कर शब्द को संक्षिप्त करके सार्थक शब्द देते हैं, उसे हम समास कहते हैं। समास यानी दो या तीन शब्द आपस में जुड़कर और एक नया शब्द देते हैं और शब्द को संक्षिप्त कर देते हैं, और उसके साथ साथ वे जो शब्द जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वह कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। अगले लेक्चर में हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा। द्वंद्व यानी झगड़ा, द्वंद्व यानी जोड़ भी कहा जा सकता है। जहाँ दो शब्दों के बीच एक प्रकार का झगड़ा होता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर वह आपस में एक दूसरे के विरोधी हो या समानार्थी हो, ऐसे शब्द जो आपस में जुड़ते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और वो दोनों द्वंद्व समास के दोनों शब्द जो हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते थे। आज हम दूसरा जो समास है उसका द्विगु समास, उसके बारे में पढ़ेंगे। द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु समास में पहला शब्द जो है वह संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है, और दोनों शब्द जो है वह समूह को सूचित करते हैं। सबसे पहले पहला शब्द पूर्वपद यानी पहला शब्द जो होता है वो संख्या को सूचित करता है और दूसरा शब्द संज्ञा होना चाहिए। द्विगु समास में पूर्वपद यानी पहला शब्द संख्या होता है, और दूसरा शब्द संज्ञा होता है, तब द्विगु समास बनता है। नाम को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। द्विगु समास
उसमें द और व की जोड़ मिलती है, द्विगु समास, जिसमें पहला शब्द जो है वह संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होना चाहिए। हम कई बार पहला शब्द ही देखकर रख देते हैं कि भाई यहाँ पर संख्या है तो यह द्विगु समास है, लेकिन कई बार जो है दूसरा शब्द जो है हम संज्ञा के रूप में नहीं देखते हैं, तो कई बार भूल होने की शक्यता बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए, नवरात, त्रिभुवन, चौमासा, पंचवटी, तो इन सब में पहला जो शब्द है देखिए, नौ, त्रि यानी 3, चौमासा, पंचवटी, इनका हमें विग्रह करना है। नवरात यानी 9 रात्रियों का समूह, 9 रात यानी 9 रात्रियों का समूह। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह। चौमासा यानी 4 मासों का समूह। पंचवटी यानी 5 वर्ग का समूह। तो यहाँ पर आप देखिए, सब में पहला शब्द जो है वो क्या है, संख्या है। 9 रात यानी 9 रात्रियों का समूह, और ये दूसरा शब्द जो है उसे हमें बहुत अच्छे से देखना है कि यह हमारा संज्ञा है या नहीं। तो यहाँ 9 रात्रियों का समूह, 9 जो है वह एक संख्या है, दूसरा रात्रि यानी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। 3 भुवनों का समूह, तो 3 भुवनों का समूह, 3 जो है वह संख्या है और भुवन जो है, भुवन यानी मकान, महल, ऐसा हम कह सकते हैं। 3 भुवनों का समूह, तो यह भुवन जो है वह भी एक संज्ञा है और वह जातिवाचक संज्ञा है। 4 मासों का समूह, मास जो है वह हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है। 5 वड यानी बरगद का पेड़, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पंचवटी 5 वड़ों का समूह, और यहाँ पर पहला जो है वह संख्या होता है और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, और सभी जो है वह एक समूह को सूचित करते हैं। पूरा जो समास का शब्द जो है वह समूह को सूचित करता है। उसी प्रकार हम सप्तर्षि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। अगला देखते हैं सप्तपदी, 7 पदों का, पद यानी पैर के चिन्ह जो होते हैं उसे हम पद कहते हैं, 7 पदों का समूह। त्रिशूल, 3 शूल का समूह। अट्ठन्नी, 8 आनाओं, 8 आनाओं का समूह। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला जो है 7 जो है, 3 जो है 8 है, वह संख्या को सूचित करता है, और ये जो है हमारा संज्ञा है। पद यानी पैर, पैर को हम क्या कहते हैं,
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शूल यानी जो कांटे होते हैं उसे हम शूल या शूल कहते हैं। तो यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा है। आना यानी वह भी जातिवाचक संज्ञा है। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। तो यहाँ पंचामृत जो है 5 जो है वह संख्या है। अमृत यानी जो देवों ने समुद्र मंथन के दौरान जो है निकाला था, उस अमृत को हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, इसलिए इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द संख्या होना चाहिए और दूसरा शब्द जो है वह हमारा संज्ञा होना चाहिए, तभी ही द्विगु समास बनता है। कभी कभी हम पहला देख लेते हैं कि संख्या है 2, 3, 5, 6, 9, तो हम संख्या को देखकर बता देते हैं कि यह द्विगु समास है, लेकिन ऐसा हो नवयुवक, तो यहाँ 9 जो है नवयुवक, यह 9 जो है वो संख्या के रूप में नहीं है। यहाँ जो है नव यानी नवीन शब्द है। तो यहाँ पर पहला शब्द संख्या देख लिया और दूसरा शब्द हम नहीं देखते हैं, तो कई बार हमें भूल हो सकती है। तो यहाँ पर द्विगु समास दूसरा जो है हमारा, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि पहला शब्द जो है वह संख्या होना चाहिए और दूसरा शब्द जो है वह संज्ञा होना चाहिए, और समस्त शब्द जो है वो क्या, समूह को सूचित करता है। चार ही समास है। आपको दोनों समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास को आपको पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगला है हमारा तीसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, उसकी परिभाषा क्या है? तो कर्मधारय समास में आपको क्या याद रखना है कि पहला शब्द जो है वह विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है, अथवा पहला शब्द जो है वह विशेष्य होता है और दूसरा शब्द विशेषण होता है, और दोनों शब्दों के बीच उपमा उपमेय का संबंध होता है। यहाँ पर पूर्व पद यानी पहला शब्द आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। पूर्व पद यानी पहला शब्द, पहला पद विशेषण और उत्तर पद यानी दूसरा शब्द विशेष्य होना चाहिए, अथवा पहला शब्द विशेष्य और दूसरा शब्द विशेषण होना चाहिए। पहला शब्द विशेष्य या विशेषण होना चाहिए अथवा दूसरा शब्द विशेष्य या विशेषण होना चाहिए। दोनों शब्द आपस में उलट सकते हैं। यदि पहला शब्द विशेषण होगा तो दूसरा शब्द विशेष्य होगा, यदि पहला शब्द विशेष्य होगा तो दूसरा शब्द विशेषण होगा। दोनों शब्दों के बीच विशेष्य विशेषण का संबंध होना चाहिए, तभी कर्मधारय समास बनता है। હવે जब दोनों शब्द में विशेष्य विशेषण का संबंध बनता है तब कर्मधारय समास बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं महावीर,
महावीर। तो महान है जो वीर, इसका विग्रह क्या मिलेगा? महान है जो वीर। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो वीर की बात हो रही है। वीर कैसा है? तो ये बात हो रही है, उससे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और वीर की तुलना किससे की गई है? वीर कैसा है? तो वह महान है, तो यह विशेषण हो गया हमारा। तो पहला शब्द क्या आया? पहला शब्द विशेषण आया और दूसरा शब्द क्या आया? विशेष्य आया। दोनों शब्दों के बीच विशेष्य विशेषण का संबंध होना चाहिए। उसी प्रकार महासागर, तो महान है जो सागर। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? सागर की बात हो रही है। तो सागर हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और वो सागर कैसा है? तो महान है, तो वह हमारा क्या हो गया? विशेषण बन गया। तो यहाँ पर भी विशेष्य विशेषण का संबंध बनता है। पहला शब्द विशेषण होना चाहिए या फिर विशेष्य, दूसरा शब्द जो है वह विशेष्य होना चाहिए। उसी प्रकार हम देखते हैं सुविचार। सुंदर है जो विचार। तो यहाँ विचार जो है वह हमारा क्या है? विशेष्य है। और विचार जो है वह कैसा है? सुंदर है, तो यह हमारा विशेषण बन गया। उसी प्रकार जो है सुहास, सुंदर है जिसकी हास यानी हंसी, सुंदर है जिसकी हंसी। तो हंसी जो है वह हमारा क्या हो गया? विशेष्य। और सुंदर है वह क्या हो गया? विशेषण। तो दोनों शब्दों के बीच विशेष्य विशेषण का संबंध बनना चाहिए, तभी हमारा कर्मधारय समास बनता है। विशेष्य यानी जिसकी बात कही गई हो उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं उदाहरण। जैसे कि मृगनयनी, मृग के समान नयन। नयन यानी आंखें। आंखें कैसी है? आंखें कैसी है? तो आंखें जो है वो हमारा क्या है? विशेष्य है। और आंखें किसके समान है? तो कि मृग यानी हिरण के समान है। तो यह हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो विशेष्य विशेषण का संबंध होना चाहिए। ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। पहला शब्द यदि विशेषण होगा तो दूसरा शब्द विशेष्य बन जाएगा। यदि पहला शब्द विशेषण है तो दूसरा शब्द विशेष्य बन जाएगा। जैसे कि नरसिंह, सिंह के समान नर। तो यह नर जो है वो क्या है? विशेष्य है। और सिंह जो है वो क्या है? विशेषण है। नर कैसा दिखाई देता है? मनुष्य कैसा दिखाई देता है? तो सिंह के समान दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि पहला शब्द विशेषण या विशेष्य होना चाहिए और दूसरा शब्द भी विशेष्य या विशेषण होना चाहिए। दोनों शब्दों के बीच
विशेष्य विशेषण का संबंध होना चाहिए और विग्रह करते समय हमें समान या जैसा दिखाई दे तो वह हमारा कर्मधारय समास बनता है। तो दोनों शब्दों के बीच विशेष्य विशेषण का संबंध होना चाहिए। विशेष्य विशेषण यानी दोनों शब्दों की आपस में तुलना होनी चाहिए। यदि तुलना होती है तो वह हमारा कर्मधारय समास बनता है। कर्मधारय समास पहचानने में आपको यह बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि दोनों शब्दों के बीच तुलना होनी चाहिए। पहला शब्द जो है वह विशेषण होगा तो दूसरा शब्द विशेष्य बन जाएगा। तो आपको दोनों शब्दों के बीच तुलना होती दिखाई दे तो वह हमारा कर्मधारय समास बनता है। चौथा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला शब्द जो है वह अव्ययी होना चाहिए। पहला शब्द अव्ययी होना चाहिए या फिर उपसर्ग होना चाहिए। अव्ययी यानी वे शब्द जिसके लिंग वचन और लिंग वचन लगाने से भी जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता उसे हम अव्ययी कहते हैं। लिंग जो है, वचन जो है, काल जो है उससे लगाने से भी अव्यय नहीं बदलता उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है अथवा तो उपसर्ग होता है। उपसर्ग के बारे में तो हमने पढ़ा है कि हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग। तो पहला शब्द उपसर्ग दिखाई दे तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय यानी वे शब्द के जिसमें लिंग, वचन और काल लगाने से भी कोई परिवर्तन नहीं आता और उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय भाव समास में आपको क्या ध्यान में रखना है कि यदि अव्यय लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा तो उसके अलग करने की विधि को हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अव्ययी भाव समास में अव्यय के द्वारा जो है समास को दर्शाया जाता है। जैसे कि प्रतिवर्ष, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रति जो है एक उपसर्ग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, तो ये सारे शब्द जो हैं वह उपसर्ग के हैं। प्रति जो है वह संस्कृत का उपसर्ग है तो इसका विग्रह क्या होगा? प्रति का होगा प्रत्येक वर्ष। प्रतिपल, प्रति का विग्रह क्या होगा? प्रत्येक पल। प्रतिदिन, तो उसका विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन। तो देखिए आप, यहाँ दिन है, यहाँ पल है, यहाँ वर्ष है, लेकिन यहाँ प्रति का क्या हो जाएगा? प्रत्येक। तो तीनों में प्रति जो है वह एक अव्यय है। यहाँ कोई लिंग, वचन और शब्द बदलने से भी जिसका अर्थ नहीं बदलता उसे हम अव्यय कहते हैं। तो प्रति वर्ष तो प्रत्येक वर्ष, प्रति पल तो प्रत्येक पल, प्रति दिन तो प्रत्येक दिन। प्रत्येक तो उसका हो जाएगा एक एक। प्रति अक्ष
प्रत्यक्ष तो आंखों के सामने, प्रति अक्ष, अक्ष यानी आंख, आंखों के सामने जो होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना, ऐसा शब्द हम बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने। यहाँ प्रति शब्द जो है वह हमारा क्या है, एक अव्यय है या उपसर्ग है। दूसरा देखते हैं बेकार, बिना काम का। तो यहाँ भी बिना जो है, बे शब्द जो है हिंदी का उपसर्ग है। बेकार, बेकाबू, बेचारा, बेचारा। तो यहाँ पर बे शब्द जो है वह उपसर्ग है यानी कि अव्यय है। तो आपको उपसर्ग के द्वारा जो कोई उपसर्ग के द्वारा जो समास दिखाई दे तो वह निश्चित हमारा अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार आ जन्म, तो यहाँ पर आ जो है वह हमारा क्या है, हिंदी का उपसर्ग है। तो आ जन्म का क्या हो गया, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें उपसर्ग के द्वारा या अव्यय के द्वारा समास का विग्रह होता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक और उदाहरण आपको देती हूँ। यह उदाहरण में आप कहीं पर भूल कर सकते हैं। यहाँ पर अव्ययी भाव समास में आपको यह देखना है कि एक ही शब्द दो बार आता है, एक ही शब्द दो बार आता है तो वह अव्ययी भाव समास है। जैसे रातों रात, तो इसका हो जाएगा विग्रह रात ही रात में। तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। एक ही शब्द दो बार आ जाता है तो वह उसका अव्यय बन जाता है। तो रात ही रात में, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास बनता है। तो आपको द्वंद्व समास में क्या होता था कि दोनों शब्द भिन्न होते थे, दोनों शब्द भिन्न होते थे, समानार्थी या विरुद्धार्थी होते थे, लेकिन एक ही शब्द दोबारा से नहीं आता था। तो यहाँ रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रातों रात, तो रात ही रात में, दिनों दिन तो दिन ही दिन में, बीचों बीच तो बीच ही बीच में, हाथों हाथ तो हाथ ही हाथ में। तो यहाँ पर एक ही शब्द दोबारा आएगा तो वह हमारा अव्ययी भाव समास बनेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं द्विगु समास में क्या होगा। द्विगु समास में पहला शब्द संख्या होगा और दूसरा शब्द संज्ञा होगा। तो उसके उदाहरण को आपको याद रखने हैं, जैसे नवरात, नवरात्रियों का समूह, त्रिभुवन यानी तीन भुवनों का समूह, पंचवटी यानी पांच वड़ों का समूह। उसी प्रकार जो है दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, तो पहला शब्द विशेषण होगा या विशेष्य होगा, या फिर दूसरा शब्द विशेष्य होगा या विशेषण होगा, यानी कि दोनों शब्दों के बीच एक प्रकार की तुलना होनी चाहिए, विशेष्य विशेषण का संबंध होना चाहिए, तभी उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। महा शब्द दिखाई दे कहीं भी आपको तो महान है जो वीर, महावीर, तो महा शब्द जो कहीं पर आपको दिखाई दे तो वो कर्मधारय समास का है। यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, उपसर्ग के आधार पर ही उसका विग्रह किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल शब्द के आगे जो है उपसर्ग लगा होगा तो उससे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव
समास में आपको इतने शब्दों को याद रखना है। अव्ययी भाव समास में यथा, प्रति, आ, अ, बे, और दो शब्द एक साथ आए तो इतने शब्द आपको दिखाई दे, यथा, प्रति, आ, अ, बे, तो वह निश्चित हमारा अव्ययी भाव समास बनता है। और एक ही शब्द दोबारा से आए, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच, तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा, वह भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में दोनों शब्द भिन्न होंगे और दोनों शब्द स्वतंत्र रहेंगे, तभी द्वंद्व समास बनेगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के द्वारा हम परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला है, सूचना है, समास का विग्रह करके प्रकार बताइए। समास का विग्रह करके प्रकार बताइए। यहाँ पर आपको द्वंद्व समास में उसके जो भेद है उसके बारे में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ द्वंद्व समास लिखना है। यहाँ तो प्रकार के बारे में जो बात आती थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप द्वंद्व समास लिखेंगे तो भी चलेगा। समास का विग्रह करके उसका प्रकार बताइए, जैसे कि मीनाक्षी, मीनाक्षी, उसका विग्रह होगा मीन के समान जिसके अक्ष है। तो यह हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ तुलना हो रही है, कर्मधारय समास। मीन, मीन यानी मछली, जिसकी आंखें जो है मछली के जैसी है। मीन यानी मछली और अक्ष यानी आंख। मीन के समान जिसके अक्ष हैं उसे हम क्या कहते हैं, मीनाक्षी कहते हैं। और यहाँ पर उसका प्रकार क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास। अक्ष यानी कि आंखों की तुलना, ये हमारा विशेष्य है। और किसके समान है, आंखें किसके समान है, तो मीन यानी मछली के समान है। तो वह हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो यहाँ पर तुलना हो रही है, तो मीनाक्षी जो है वो क्या है, कर्मधारय समास है। दूसरा है पकवान, पक्का हुआ अन्न। तो यहाँ अन्न जो है वो क्या है, विशेष्य है। अन्न कैसा है, तो पका हुआ है, यानी कि यह जो है हमारा विशेषण है। तो यहाँ भी तुलना हो रही है, तो यह हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास। अगला है यथा नियम, नियम के अनुसार। तो यह हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे, क्योंकि यहाँ यथा शब्द मैंने आपको बताया था, यथा, प्रति, आ, अ, बे,
ऐसे शब्द आपको दिखाई दे तो वह हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। यथा का होगा अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार। उसी प्रकार यथा मति, तो मति यानी बुद्धि, मति के अनुसार। तो यह भी हमारा अव्ययी भाव समास बन जाता है। अगला है महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, विद्यालय जो है वह कैसी है, तो वह महान है। यहाँ भी तुलना हो रही है, तो यह हमारा कर्मधारय समास हो गया। अगला है छमाही, छः मास का समूह। 6 माही यानी 6 माही परीक्षा, 12 माही परीक्षा जो होती है, 6 माही यानी 6 मास का समूह। 6 मास के बाद जो परीक्षा ली जाती है उसे हम 6 माही कहते हैं। उसी प्रकार जो है अगला है बेकाबू, बिना काबू का, तो अव्ययी भाव, और ये हमारा हो गया द्विगु समास। पंजाब 5 आब यानी नदी, 5 आब का समूह, तो यह हमारा द्विगु समास हो गया। 5 आब यानी नदी, तो आब यानी नदी, तो 5 नदियों का समूह। पंजाब में क्या होता है, 5 नदी एकत्रित होती है, इसलिए उससे हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। क्रोधाग्नि क्रोध के समान, क्रोध के समान अग्नि, तो यहाँ पर अग्नि जो है वो क्या है, विशेष्य है, और क्रोध जो है वो क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक शब्द देख लेते हैं। प्रत्येक, प्रति एक, प्रति एक, इसका विग्रह होगा एक एक। तो मैंने कहा था कि एक ही शब्द 2 बार आए, एक एक, प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब है एक एक, प्रत्येक लोग, प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक का मतलब क्या है, एक एक। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार जो है आपको समास का विग्रह करके उसका प्रकार बताना है। आपको पता चल जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप विग्रह ना भी करें, विग्रह का सूचन किया गया हो कि विग्रह करके प्रकार बताइए, तभी आपको विग्रह करना है। समास को पहचानिए ऐसा कहा गया हो तो हमें 4 ही समास को याद रखना है, द्वंद्व समास,
द्विगु समास, कर्मधारय समास और अव्ययीभाव समास। तो द्वंद्व और द्विगु का तो पहचानने में आपको आसानी होगी, और अव्ययीभाव समास में ये शब्द आपको याद रखने हैं। और रहा एक कर्मधारय समास, तो उसका आपको यह याद रखना है कि उसमें दो शब्दों के बीच तुलना होनी चाहिए। तो यहाँ पर चारों समास जो है वह हमें याद रखने हैं। 4 समास हैं और 4 प्रकार में से किसी एक का नाम लिखना है। जहाँ पर आपको द्विगु समास दिखाई दे तो द्विगु लिखना है, द्वंद्व दिखाई दे तो द्वंद्व लिखना है। तो इस प्रकार द्वंद्व समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और अव्ययीभाव समास, इस चारों समास के बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगले वीडियो में मैं आपको नया एक व्याकरण का पॉइंट बताऊंगी। तब तक के लिए रजा चाहती हूँ। जय हिंद।